The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कोरोना पर तो लगातार बात कर रहे हैं, आज क्या नया करेंगे। आज हम जो बातें आपके बीच बहुत पॉपुलर हो गई हैं और जिसके चलते कई लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़रा सी चूक आपके किसी अपने की जान पर बन सकती है। इसलिए गौर से इस एपिसोड को देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके इष्ट मित्र संबंधी दोस्त इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक दवा की। दवा का नाम है आइवरमेक्टिन। और इस दवा पर हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि गोवा की सरकार ने कहा कि प्रदेश के जो भी बाशिंदे 18 साल से ऊपर की आयु के हैं वो आइवरमेक्टिन का सेवन करें। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने यह भी कहा कि इस दवा को लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। पिछले साल यूपी समेत कई राज्यों ने कोरोना के इलाज के लिए आइवरमेक्टिन को अपने प्रोटोकॉल में शामिल किया था, और इसी को मानते हुए कई चिकित्सक कोरोना संक्रमित मरीजों को आइवरमेक्टिन खिला रहे थे। ये है क्या? साल 1975 में इस दवा की खोज हुई थी। मूल काम है एक खास तरह के इन्फेक्शन को दूर करना। अब सर में जुएं पड़ जाने पर इसकी क्रीम या लोशन इस्तेमाल में लाया जाता है। पेट की उस इन्फेक्शन को, जिसे आम भाषा में पेट में कीड़े पड़ जाना कहते हैं, उसे टैबलेट के रूप में आइवरमेक्टिन दी जाती है। लेकिन यहीं पर हम कुछ विशेषज्ञों की बातों को गौर से सुने तो पता चलता है कि ये दवा कोरोना संक्रमण में काम करती है या नहीं, इस बारे में अभी कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई। सबसे पहले बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की। WHO ने कोरोना में आइवरमेक्टिन के इलाज से मना किया। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट करके कहा कि किसी दवा को इस्तेमाल करने से पहले उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी यानी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये भी कहा कि WHO क्लिनिकल ट्रायल के इतर आइवरमेक्टिन की कोरोना में इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देता। इसके साथ ही इस दवा को विकसित करने वाली कंपनी मर्क ने भी 4 फरवरी 2021 को एक बयान जारी किया। इसमें मर्क ने कहा कि कोरोना में इस दवा के इस्तेमाल के पीछे कोई भी वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है। जो भी अध्ययन हुए उसमें इस दवा को लेकर कोई भी सेफ्टी या एफिकेसी का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। मार्च 2021 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी कोरोना में आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल को रोकने का आदेश जारी किया था। लेकिन भारत में आइवरमेक्टिन को लेकर सरकारी स्थिति क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम लक्षण या बिना लक्षण वाले केसों में आइवरमेक्टिन की 3 से 5 दिन तक खुराक देने की सलाह दी है। मतलब 3 से 5 दिन तक ये दवा आप खा सकते हैं। खबरों के मुताबिक एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइवरमेक्टिन की सलाह दी थी, लेकिन ज़्यादा दवाएं खाने से परहेज करने को भी कहा था। इस बारे में जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार चलने पर ये दवाएं कोरोना मरीजों को प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। साथ ही कई कोविड वार्डों में भी ये दवा लोगों को खिलानी पड़ती है। पक्की रिसर्च नहीं है फिर भी। आइवरमेक्टिन के बाद बारी आती है CT स्कैन की। कई राज्यों में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में देर हो रही है। हफ्ते भर तक की देरी की खबरें आ रही हैं। ऐसे में कुछ डॉक्टर और अधिकतर मात्रा में मरीज सहारा ले रहे हैं CT स्कैन का। CT स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। टोमोग्राफी का मतलब किसी भी चीज़ को छोटे छोटे सेक्शन में काट कर उसका अध्ययन करना। कोविड के केस में डॉक्टर जो CT स्कैन कराते हैं वो है HRCT, चेस्ट यानी सीने का हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इस टेस्ट के जरिए फेफड़ों की एक 3D यानी त्रि-आयामी इमेज बनती है जो बारीक डिटेल्स बताती है। इससे पता चलता है कि क्या फेफड़ों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में CT स्कैन इतना ज़रूरी कैसे हो गया? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि RT-PCR और एंटीजन टेस्ट की जांच में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता कई बार नहीं चलता। ज़्यादा केस लोड की वजह से अक्सर कोविड टेस्ट भी बहुत मुस्तैदी के साथ नहीं किए जा रहे। इस वजह से कोविड टेस्ट में कई बार असफलता देखने को मिलती है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में यदि मरीजों का CT स्कैन कराया जाए तो लक्षणों के आधार पर इन्फेक्शन की पुष्टि की जा सकती है। ये तो हो गई एक आम बात। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में फेफड़ों के रोग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लैंसेलॉट पिंटो। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा। वो लिखते हैं कि किसी व्यक्ति का कोरोना का इलाज करना है या नहीं, इसकी पुष्टि CT स्कैन के आधार पर नहीं बल्कि कोविड टेस्ट के आधार पर की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी CT स्कैन के फ्रीक्वेंट इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की थी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि एक CT स्कैन में 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन पावर होती है,
जिससे लोगों में कैंसर की आशंका बढ़ सकती है। इस पूरे विमर्श को करीब से जानने के लिए हमने भी विशेषज्ञों से बात की। सुनिए उनकी बात। पहली चीज हम ये क्लियर कर लें कि कोरोना के जांच के लिए सबसे बढ़िया टूल आरटी-पीसीआर ही है, लेकिन सिर्फ आरटी-पीसीआर ही इम्पोर्टेंट है और सीटी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात गलत है। आरटी-पीसीआर अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और सीटी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। सीटी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है और आरटी-पीसीआर में जो इस समय देरी हो रही है सरकार की तरफ से, ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से लोगों ने सीटी की तरफ रुख कर लिया है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए। पहली जांच आरटी-पीसीआर ही होनी चाहिए कोरोना की जांच के लिए। दूसरी बात पे आते हैं कि सीटी का क्या रोल है कोविड में। देखिए, आरटी-पीसीआर जांच आपको ये बता सकती है कि आपको कोरोना है या नहीं, लेकिन जो इस बार का सेकंड म्यूटेंट जो इस बार बहुत तेजी से फैला हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन उनके साइन और सिम्टम्स सारे कोरोना के आ रहे हैं। उन केसेस में जहां पे साइन और सिम्टम्स कोरोना के हैं लेकिन आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, वहां पे सीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटी ही अर्ली डिजीज को या ऐसी बीमारी को जो आरटी-पीसीआर नेगेटिव है उनको पकड़ सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आरटी-पीसीआर आपको यह बताता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, लेकिन आपके अंदर कोरोना की सिविरिटी कितनी है, आपके फेफड़े कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, कितने ज्यादा रोग से ग्रसित हैं, यह जानने के लिए सीटी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीटी में हम ये देख पाते हैं और स्कोर दे पाते हैं। 25 में एक स्कोर दे पाते हैं कि आपका स्कोर कितना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो संक्रमण है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जैसे कि बहुत दिन से बुखार आ रहा है, 5 या 7 दिन तक बुखार आ रहा है, आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है, उनको साथ में कोई और भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या वो उनकी इम्यूनिटी कम है, उन केसेस में भी हम सीटी इसलिए करते हैं कि कहीं कोरोना की आड़ में कोई और बीमारी तो अंदर नहीं बढ़ रही है, उसको जानने के लिए। ये रही तीसरी चीज। चौथी चीज हम लोग इस पे आते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर गुलेरिया जी ने, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया कि सीटी स्कैन नहीं कराया जाए और इससे कैंसर का खतरा होता है और 300 से 400 एक्सरे के बराबर का रेडिएशन मरीज को मिलता है। तो देखिए, इंडियन रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसका पूरा खंडन किया है। गुलेरिया जी का ये जो वक्तव्य था, ये मैं इससे अग्री नहीं करता। वो आज से 20 से 30 साल पहले जो सीटी स्कैनर होते थे वो शायद उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज के जो मॉडर्न सीटी स्कैनर्स हैं वो मैक्सिमम 10 से 15 से 20 एक्सरे का रेडिएशन देते हैं आपको, और सीटी स्कैन एक बहुत ही नॉर्मल जांच है जिसको हर आदमी हर वक्त, आप और मैं, ब्रेन का, बॉडी का कराते ही रहते हैं। तो ये कहना कि एक सीटी स्कैन करा लेने से कोरोना के लिए आपको कैंसर हो सकता है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ, बिना बात का बेवजह के बहुत सारे सीटी स्कैन कराना मना है, रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से भी मना है, डॉक्टरों की तरफ से भी मना है, लेकिन एक सीटी स्कैन जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे वो करना मना नहीं है। तीसरी गलती जहां पर हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं सीटी स्कैन के बाद, वो है खुद से दवा खाने वालों की। ये आम है कि बुखार चढ़ा, बदन दर्द हुआ, हल्की खांसी हुई, खुद से दवा खरीद कर खा ली। कुछ लोग सीधे पैरासीटामोल खरीद कर खा लेते हैं, तो कुछ इंटरनेट पर पसरे ज्ञान की मदद लेते हैं और पैरासीटामोल के साथ पहले ही दिन से तमाम स्टेरॉइड्स भी लेने लगते हैं। स्टेरॉइड्स यानी डेक्सामेथासोन जैसी दवाएं। लेकिन कोरोना या कोई भी आम बुखार, इलाज का सलीका और शऊर दोनों ही इंटरनेट से काफ़ी दूर और परिष्कृत हैं। बात ऐसी है कि खुद से कोई भी दवा खाने वाले लोगों ने खुद का बहुत बड़ा नुकसान किया है, और ये नुकसान इतना बड़ा है कि खुद से दवा खाने की वजह से शायद ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां भी सामने आ रही हैं, और इसके चलते कोविड से ठीक हुए मरीजों को कभी आंख गंवानी पड़ती है तो कभी कुछ और।
खुद से स्टेरॉइड खाने के क्या प्रभाव हो सकते हैं, कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर संजीव से सुनिए। स्टेरॉइड का क्या है कि इस डिजीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पूरा कोर्स ऑफ इलनेस है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक में क्या होता है कि बॉडी में वायरस आया, इन्फेक्ट हुई बॉडी, उसके बाद बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उस वायरस से फाइट करना शुरू करता है। इस फाइटिंग में फीवर आएगा, अदर सिम्टम्स आ सकते हैं, बॉडी एक होगा, कुछ खांसी भी आ सकती है, ये सब चीजें शुरू होती है। इस मोमेंट पे क्या है कि वायरस आपके अंदर रेप्लिकेट कर रहा है एंड बॉडी उसके साथ फाइट शुरू कर रही है। अब ये फाइट शुरू होते होते एक ऑप्टिमम लेवल तक आती है डे 7 डे 8 के आसपास, राइट। जैसे ही डे 7 के आसपास आती है, फाइट इतनी ज्यादा शुरू हो जाती है बॉडी में कि बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं साइटोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस है एक्चुअली ये होते हैं डेंजरस पेशेंट की लाइफ के लिए, उसकी जिंदगी को इससे ज्यादा खतरा होता है। वायरस से उतना खतरा नहीं जितना ही साइटोकाइंस होता है। तो ये जो लंग्स में सारी खराबियां आ रही है ना, ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से आ रही है, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर स्टेरॉइड जो है ना, स्पेसिफिकली स्टेरॉइड का एक बेसिक रोल होता है कि वो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी। तो जैसे ही आप स्टेरॉइड लेंगे, पेशेंट डे 1 पे स्टेरॉइड अगर स्टार्ट कर देगा तो जो नेचुरल बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो वायरस से फाइट कर रहा है वो सप्रेस हो जाएगा। तो वायरस अनकंट्रोल्ड तरीके से बॉडी में रेप्लिकेट करने लगे। इसीलिए कभी भी स्टेरॉइड डे 1 पे नहीं लेना चाहिए। डे 7 के आसपास जब फाइट लेवल एक ऑप्टिमम तक आ गई है, अब उस फाइट की वजह से बॉडी को हार्म होना शुरू हो रहा है, ये एक आइडियल स्टेट होती है जब हमें स्टेरॉइड देना चाहिए। उस समय जब हमें स्टेरॉइड देते हैं तो स्टेरॉइड क्या करता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट करता है। और बेसिकली स्टेरॉइड का जो कोविड में रोल है वो यही है कि हमें साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकना है। सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी डे 1 पे मेड्रोल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन या नॉर्मल प्रेडनिसोलोन कोई भी स्टेरॉइड डे 1 पे नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ भ्रामक जानकारियां थी जिसके बारे में हमने आपको सूचित किया। दवा तभी खाएं, टेस्ट तभी करवाएं जब विशेषज्ञ डॉक्टर कहें और उनकी सलाह पर ही आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने से पहले एक कहावत और सुन लें, नीम हकीम खतराए जान। कई बार कई मौक़ों पर यह कहावत सुन चुके होंगे, लेकिन कोरोना काल में ये मुहावरा सही बैठता है। हमारी ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कमोबेश जाहिर है। इन इलाकों में न कायदे से इलाज है न संसाधन। तबीयत बिगड़ती है तो लोग शहर का रुख करते हैं। महामारी के इस दौर में जब शहरों की हालत पहले से खराब है, अस्पतालों में लाइन है, बेड के लिए मारामारी, तो ग्रामीण आबादी पूरी तरह से झोला छाप डॉक्टरों पर, प्रैक्टिशनर्स पर निर्भर हो गई है। और ये झोला छाप डॉक्टर क्या होते हैं, आप उदाहरणों से समझिए। नागपुर के कामठी इलाके से पुलिस ने चंदन नरेश नाम के आदमी को गिरफ्तार किया। बताया कि चंदन पहले फल और आइसक्रीम बेचने का काम करता था, फिर इलेक्ट्रीशियन बन गया। 5 साल पहले उसने एक संस्था की ओर से धर्मार्थ दवाखाना चलाना शुरू किया, लोगों का इलाज करने लगा आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी के तरीके से। जब कोरोना संक्रमण आया तो इस फर्जी डॉक्टर ने कोरोना का इलाज भी शुरू कर दिया। दूसरा उदाहरण मध्य प्रदेश से आया है, ये वीडियो देखिए। वीडियो विदिशा जिले के वर्धा गांव का है, जहां खुलेआम पेड़ों के नीचे ड्रिप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जब इलाज कर रहे डॉक्टर अब्दुल करीम से काबिलियत के बारे में पूछा गया तो पता चला वो तो ऐसे ही इलाज कर रहे हैं, डिग्री तो पिताजी के नाम पर है और उसी डिग्री के नाम पर काम चल रहा है। फिर बोले कि थोड़ा बहुत कोरोना का इलाज भी कर लेते हैं। ये 2 अलग अलग राज्यों के उदाहरण है कि किस तरह से झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आलम तो ये है कि दिल्ली के एम्स से भी एक झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। बीते दिनों खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को एम्स से अरेस्ट किया जो 5 महीने से एम्स में डॉक्टर बनकर घूम रहा था। पर सवाल अब भी यही है कि फिर बीमार आदमी आखिर जाए कहां। बहुत सारे लोगों को बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान लल्लन टॉप टीम को मिले झोला छाप डॉक्टर याद आ रहे होंगे। ये तर्क हमें कई बार देखने सुनने को मिला
कि यही इस गांव में स्वास्थ्य सेवाएं संभालते हैं किफ़ायती दरों पर। बीमार को दवा की ज़रूरत, दवा के लिए डॉक्टर, भले ही झोला छाप क्यों ना हो। तो सवाल उठता है कि झोला छाप डॉक्टरी के गैर कानूनी धंधे को खत्म करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? क्या वो एक आदर्श हेल्थ केयर सिस्टम स्थापित कर पा रही हैं जो सबके लिए सुलभ और किफ़ायती हो? ज़रूरत किस बात की है? क्या रिसोर्स चाहिए? सवाल ये भी कि महामारी के इस दौर में आखिर आम आदमी डॉक्टर तक को कैसे पहुंचे? फौरी तौर पर हमारे पास विकल्प आता है टेली मेडिसिन का, यानी फ़ोन पर दी जा रही डॉक्टरी सलाह का। कोविड के दौर में यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्य सरकारों ने जिला स्तर पर कई डॉक्टरों के नंबर जारी किए हैं जिनको आप फ़ोन कर सकते हैं, लक्षण बता सकते हैं और दवा ले सकते हैं। जिला अधिकारी कार्यालय और सीएमओ की तरफ से इस तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं। इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है कि सही इलाज सबको मिले? हमने पूछा विशेषज्ञ से। काफी छोटे छोटे पैमाने पर है, पर टेलीमेडिसिन के प्रयोग हो रहे हैं। यूपी में हमने देखा, हमने एक इवैल्यूएशन भी किया था रामकृष्ण मिशन के थ्रू। वाराणसी के आसपास के कुछ 10-15 गांव और मथुरा के आसपास के 10-15 गांव टाटा टेली सर्विसेज के हेल्प से उन्होंने टेलीमेडिसिन से उनके जो रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हर रोज उधर 2-3-4 घंटा एक नर्स रहता है, मेल नर्स होता है, वो टेलीमेडिसिन के जरिए कंसल्टेशन कराता है। वैसे बिहार में भी वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स करके है, उनके थ्रू काफी बड़ी मात्रा में स्काई क्लिनिक करके एक है जिसमें टेलीमेडिसिन का उपयोग हो रहा है। ऑफ कोर्स इतना बहुत बड़ा नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको अभी लिया नहीं है। कई जगह में, गुजरात में एपिडेमिक के दरमियान उन्होंने ई संजीवनी करके निकाला था जिसमें टेलीमेडिसिन टेलीफोन में से व्हाट्सएप के थ्रू उसका पेशेंट के साथ बातचीत करके उसका हल निकाल रहे थे। तो ऐसे बहुत प्रयोग हो रहे हैं, बट हमें अभी भी टेलीमेडिसिन में बहुत ज्यादा तरक्की करने की जरूरत है। हम मंगलयान तक तो पहुंच गए हैं, बट हमारे स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना ज्यादा नहीं है। उसका एक कारण भी है कि हमें कोई टेक्नोलॉजी ऑफिसर ही नहीं रखते हैं। सब डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, बट आरोग्य विभाग में कोई टेक्नोलॉजी का ऑफिसर नहीं होता, कोई टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर नहीं होता। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जिसको बोल सकते हैं, जैसे कंपनी में होते हैं वैसे नहीं होते। तो वो करने की जरूरत है। तो उससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों को सुविधा पहुंचा सके। दूसरा एक ये भी है कि हमने नर्सों का ज्यादा उपयोग नहीं किया है। हमारा अभी भी सिस्टम डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। काफी चीजें नर्स या नर्स प्रैक्टिशनर जिसको बोलते हैं, वो भी काफी अगर ट्रेंड है, अच्छे हैं, या नर्सिंग असिस्टेंट बोल सकते हैं उनको, तो वो कर सकते हैं। अफ्रीका में भी बहुत जहाँ डॉक्टरों की कमी है वहाँ क्लिनिकल ऑफिसर करके 3 साल का एक कोर्स चलता है जो आउट पेशेंट, हमारा जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो उसको सर्जरी भी सिखाया जाता है, गायनेकोलॉजी सिखाया जाता है, बाकी सब सिखाया जाता है, जो प्रैक्टिकली उसका उपयोग में इतना आता नहीं। तो ये जो क्लिनिकल ऑफिसर करके अफ्रीका में है वो 3 साल का कोर्स है और वो काफी आउट पेशेंट यानी बाहरी ट्रीटमेंट, दवा से जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सब कर लेते हैं। तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे दूसरे कौन से मॉडल है। हमने आशा का तो मॉडल कर दिया, बट उसको कोई ट्रीटमेंट करने का हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया नहीं। तो आशा को भी हम जैसे बेयरफुट डॉक्टर्स चाइना में 1970 के दशक में उन्होंने पैदा किए और हर एक गांव में एक बेयरफुट डॉक्टर की अरेंजमेंट की। मैंने तो अभी बजट के बारे में जब चर्चा हो रही थी लास्ट दिसंबर जनवरी में, तब मैंने तो लिखा था कि भारत ने एक ऐसे लक्ष्य रखना चाहिए कि हर एक गांव में हम एक नर्स लगा देंगे। 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख गांव है, 6 लाख नर्सेस तो हमारे पास जरूर होंगी। उसको अगर हम ठीक से ट्रेन करें और अच्छा सैलरी दे तो पूरे टाइम नर्स एक गांव में रहेगी और गांव के लोगों की ट्रीटमेंट करेगी और 80-90% ट्रीटमेंट नर्सों से हो सकती है। उनको फिर टेलीमेडिसिन से जोड़ के डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं या टेलीफोन से कंसल्टेशन कर सकते हैं। ऐसे ऑल्टरनेट
व्यवस्था का सोचना हमें बहुत ही अभी जरूरी है, क्योंकि गांव के लोगों को अभी भी कोई अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, और उसी के इस बनते हुए वो ये जो नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर जो हैं उनके पास से उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। गाँव से अब सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, जहां कोरोना से बचाव के ऐसे तरीकों की बाढ़ आई है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, एकदम बेसिर पैर की सलाह। एक वायरल वीडियो में एक तिलकधारी बाबा बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना का रामबाण इलाज पता चल गया। नाक में 3-3 बूंद नींबू का रस डाल लीजिए, 5 सेकंड में रस आपके पूरे सिस्टम, नाक, कान, गले, हृदय को शुद्ध कर देगा। जिसने भी ऐसा किया वो मरा नहीं, स्वस्थ हुआ। ये दावा कितना भ्रामक और मूर्खतापूर्ण है कि मैं खुद बता सकता हूँ। ऐसा कुछ भी मत करिए। इस तरह के कई और दावे सोशल मीडिया पर हैं, जैसे कोई कह रहा है कि लौंग, कपूर, नीलगिरी और अजवाइन का तेल सूंघने से कोरोना मर जाता है, तो कोई काली मिर्च, अदरक और शहद से कोरोना मारने का दावा कर रहा है। कोई ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठने की सलाह देता है, और कोई पुड़िया में लौंग, कपूर, अजवाइन मिलाकर सूंघने की। स्थिति इससे सुधर नहीं रही, बिगड़ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इन दावों पर लोग विश्वास कर लें, इसके लिए अब जो स्कैमस्टर हैं, जो इस तरह के झांसेबाज हैं, वो क्या करते हैं कि वायरल पोस्ट के आखिर में किसी बड़े संस्थान के मनगढ़ंत डॉक्टर का नाम भी लिख देते हैं ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। ये तो वायरल पोस्ट की बात हो गई जो सोशल पर चल रहे हैं कोरोना के इलाज के लिए, और इसकी चपेट में सब आते हैं, सब अपने अपने ढंग से भ्रामक दावे करते हैं। एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर खुद के कोविड पॉजिटिव होने की पोस्ट लगाई और लिखा, आइए इस कोविड-19 का खात्मा करें। ये कुछ नहीं, बस एक छोटे समय का फ्लू है जिससे बहुत अटेंशन मिली है और अब ये लोगों को डरा रहा है। कंगना ने कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को एक छोटे समय का फ्लू बताया। उनके इस दावे पर एक्शन लेते हुए इंस्टाग्राम ने उनका पोस्ट हटा दिया। इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। इस महामारी से हमारी जिंदगी कितनी बुरी तरह प्रभावित हुई है साफ है। हमारे कितने परिजनों की इसके चलते मौत हुई है हमें पता है। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिंपल फ्लू है या एक खतरनाक बीमारी जिससे जूझने के लिए सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए गलत और भ्रामक दावों से बचें, खुद का इलाज करने से बचें, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और ट्रस्टवर्दी मीडिया सोर्सेज पर भरोसा करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।